भारत के खिलाफ जासूसी के लिए चीन ने क्या प्लान बनाया है? दिल्ली हिंसा के सबसे लेटेस्ट वीडियो से समझिए हिंसा की पूरी एबीसीडी। कांग्रेस के रिवाइवल के लिए क्या है पीके का ब्लूप्रिंट? फेयरवेल के दौरान एयर होस्टेस का विदाई भाषण, जिसे सुनकर आप भी भावुक हुए बिना नहीं रह पाएंगे। अगले घंटे में सारे सवालों के जवाब वीडियो सबूत के साथ देंगे। नमस्कार, मैं अमित सिंह। सबसे पहले देखिए वीडियो ब्रेकिंग। और जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एक पक्ष ये दावा कर रहा है कि मस्जिद में झंडा लगाने की कोशिश की गई, जिसके बाद हिंसा शुरू हुई। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस शांतिपूर्वक जहांगीर के सी ब्लॉक मस्जिद के सामने से निकल रहा है। इस शोभा यात्रा में कुछ लोगों के हाथ में हथियार भी देखे जा सकते हैं, लेकिन सभी शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक शोभा यात्रा में पीछे की तरफ चल रहे लोगों के बीच भगदड़ शुरू हो जाती है और वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि भगदड़ मस्जिद के आगे नहीं बल्कि मस्जिद से पहले शुरू होती है। फिलहाल सभी वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है। देखिए जहांगीरपुरी हिंसा का एक एक्सक्लूसिव वीडियो, एक और वीडियो सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जब शोभा यात्रा गुजर रही थी तो पीछे के हिस्से के लोग हैं उनमें अचानक भगदड़ मचती है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और इस भगदड़ में कई लोगों को चोटें आती हैं। पुलिस इन तमाम वीडियो सबूतों के आधार पर अपनी तफ्तीश, अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रहा है और टाइम्स नाउ नव भारत लगातार नए वीडियोस अपडेट के जरिए आपको जहांगीरपुरी हिंसा की सारी कहानी बता और समझा रहा है। तो जहांगीरपुरी का एक नया वीडियो आया है हिंसा से ठीक पहले की तस्वीरें देखिए, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जन्मोत्सव का जो जुलूस था वो शांतिपूर्वक गुजर रहा था, तभी पीछे के हिस्से में भगदड़ मचती है और तभी अफरा तफरी मच जाती है और लोग एक दूसरे से जान बचाने के लिए भागते नजर आते हैं। आग का तांडव, धू धू कर जलता कार टायर सेंटर, सैकड़ों फीट ऊपर उठता धुएं का गुबार। तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की है, वही कीव जिस पर रूसी सेना अब तक कब्जा नहीं कर पाई। कब्जा नहीं होने से बौखलाए रूस ने मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया यह वीडियो कार टायर सेंटर का है, जहां रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किया, जिसमें सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। अटैक के बाद आग की लपटें और सैकड़ों फीट ऊपर उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। युद्ध के 55 दिन होने के बाद दोनों देशों के बीच हमले जारी हैं। पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग, अब सज्जनगढ़ अभयारण्य धधक रहा है। 2 दिन बाद भी नहीं पाया जा सका काबू। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य में आग लगे 2 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे अभयारण्य से धुआं निकल रहा है। आग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। डबोक एयरपोर्ट से एयरफोर्स का विमान रवाना हुआ, जिसके जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर में जिला कलेक्टर और डीएफओ भी मौजूद हैं। पानी मिलत बह जाई जब रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी मिलत बह जाई बजोरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। जब सीएम शिवराज ने बांधा समा, जब रे मेरे भाई
जीवन 2 दिन का। जब सीएम शिवराज ने गाया भजन, भजो रे मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। मौका था तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का। राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। भोपाल से काशी के लिए तीर्थ यात्रियों की ट्रेन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रवाना किया। कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन इस कार्यक्रम में सीएम का जुदा अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने भजन गाकर समा बांध दिया। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दरअसल कोरोना के चलते 2 सालों से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद थी, लेकिन आज इस योजना को फिर से शुरू किया गया है, जिसके तहत पहली ट्रेन को भोपाल से काशी के लिए रवाना किया गया। योजना के तहत बुजुर्गों को सरकार तीर्थ स्थलों की यात्रा कराती है। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान जी। तस्वीरें कोई साधारण डांस की नहीं है, बल्कि एक चर्चित चेहरे की है। क्या आपने इस चेहरे को पहचाना? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले ये जुआ डांस देखिए। जो वीडियो वायरल हो रहा है ये कानपुर जिला जेल का है, जहां बंद है खुशी दुबे जो बिकरू कांड में शामिल आरोपी अमर दुबे की पत्नी है। अमर दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था और खुशी बिकरू कांड में आरोपियों की मदद के आरोप में बंद है। दरअसल जेल में तनाव दूर करने और स्वस्थ रहने के लिए योग शिविर लगाया गया था, जिसमें महिला कैदियों के साथ ही खुशी दुबे ने भी जुआ डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अमूमन आप अगर किसी कंपनी में लंबे वक्त तक काम करते हैं तो वहाँ के लोगों से आपका इमोशनल कनेक्शन बन ही जाता है। ऐसी एक तस्वीर एक प्राइवेट एयरलाइंस के एक स्टाफ के आखिरी उड़ान के वक्त दिखाई दी, जहाँ एक फ्लाइंग अटेंडेंट ने अपनी आखिरी फ्लाइंग के दौरान एक इमोशनल फेयरवेल स्पीच दी। But the company has given me everything, and it's an amazing organization to work with, and it's the best. They take care of all their employees, and especially we girls. They pamper us so much, and it is amazing, and it's like I don't want to go, but I have to go. और दिल्ली हिंसा के सबसे लेटेस्ट वीडियो से समझिए हिंसा की पूरी ABCD। हर एक वीडियो में गवाही मिलेगी, देखिए। अरे अम्मी को क्यों कर रहे रोज में ऐसा? दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जहां शोर और हंगामा भरपूर है। इस वीडियो में वो आवाज भी सुनिए जिसमें एक बच्ची रोजे के वक्त पत्थर फेंकने पर सवाल पूछ रही है। थोड़ी ही देर बाद बच्ची की एक और आवाज आती है जिसमें बच्ची ये कहते हुए सुनी जा सकती है कि उसके मामा भी पत्थर फेंक रहे हैं। वो बड़े मामा भी पत्थर फेंक रहे हैं। खिड़की बंद कर दो और तुम शांत हो जाओ जैसी आवाजें भी लगातार आ रही हैं। खिड़की बंद कर दे बुल्ला। अरे रुक जा। खिड़की बंद। चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो। दिल्ली के जहांगीरपुरी का ये अगला लेटेस्ट वीडियो है। 16 अप्रैल के इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिए और गौर से सुनिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं शोभा यात्रा की जैसे ही जहांगीरपुरी इलाके में एंट्री होती है तो क्या होता है। चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो। शोभा यात्रा में शामिल शख्स रथ खींचते हुए एंट्री करता है
और अचानक पत्थरबाज पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, तो दूसरी तरफ कांच की बोतलें भी फेंकी जाती हैं। शोभा यात्रा में शामिल कोई शख्स कहता है, चाचा ये गलत हो रहा है, चाचा गलत हो रहा है, ये चाचा देख रहे हो। लेकिन पत्थरबाजों में शामिल चाचा कुछ नहीं करता। फिर रथ खींचता हुआ शख्स मोबाइल फोन वीडियो बनाता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। और 16 अप्रैल का जहांगीर से निकल रहा शोभा यात्रा में योगी ओमनाथ भी शामिल थे। ओमनाथ को उनकी जबानी सुनिए हिंसा की पूरी कहानी। जहांगीरपुरी हिंसक झड़प मामले में हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, जिनके ऊपर भी उस झड़प के दौरान हमला हुआ है। इनका नाम है योगी ओमनाथ। हम इनसे बात करेंगे और की कोशिश करेंगे। उस हिंसक झड़प के दौरान आपके ऊपर भी हमला हुआ, क्या कुछ स्थिति हुई कि अचानक से एक शोभा यात्रा, एक जुलूस जो है पूरे तरीके से हिंसा में बदल गई? देखिए, शोभा यात्रा तो सुबह से चल रही थी और 10 बजे से किसी की कोई ऐसी घटना नहीं थी। और जितने भी शोभा यात्रा में भगत थे वो किसी पार्टी से इसमें कोई लेना देना नहीं था। इतने छतों के ऊपर से एकदम बारिश सी होने लगी। अब मैं हनुमान जी को पकड़े हुए, हनुमान जी मुझे पकड़े हुए, दोनों हम छोड़ भाग नहीं सकते, ना वो भाग सकता ना मैं भाग सकता। जो कुछ हुआ वो हमारे ऊपर भी एक दो जगह मेरे भी लगी, पर कोई बात नहीं। पर जो मेरे वो रथ को खींचने वाले थे उनको भी लगी। बाकी जो फ्री थे वो सब भाग ही गए थे, क्योंकि छतों से बारिश हो रही थी कांच की बोतलों की। तो सबसे पहले तो जान की सुरक्षा है, बाकी हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े, ना हमारा कोई मतलब है। अगर पूरे घटने का अगर आप जिक्र करें तो क्या हुआ जो अचानक से पूरे झड़प तरीके से हो गई? अचानक से कहाँ पे ये चीज़ें उठी? भाई जब मैं हनुमान जी की मूर्ति के साथ मस्जिद के सामने पहुंचा तो पीछे से भगदड़ मची है। अब कैसे मची, हमने पूछा भी क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा किसी को चोट चाट लगी या क्या हादसा हो गया, अचानक एकदम से हो। तो कहा बाबा ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं, भाग लो भाग लो। हम तो भागे नहीं, वो वहाँ से पत्थर बरसते बरसते वो हमारे तक भी आ गए। फिर दूसरी चौक से उधर से बहुत उपद्रवी लोग लठ गोली भी चली हैं। वो एक अधिकारी को लगी है, एक सिपाही को गोली लगी है, और वो किसी को भी लग सकती थी। तो शोभा यात्रा के दौरान अचानक से जो हिंसक जो झड़प हुई, तो क्या आपको लगता है कि पहले से प्रायोजित था वो? भाई ये तो आप लोग भली बात ही जानते हो, ये हर मीडिया इसी बात को पूछ रहा है। भाई छत के ऊपर बोतलों का क्या काम, पत्थरों का क्या काम? अब हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो भगत थे, वो उनके हाथ में था ये जो तीर होता है रामलीला में, ऐसे तलवारें थी लकड़ी की, प्लास्टिक की, किस चीज़ की, मारने का इनका कोई इरादा नहीं था। दिखने में वो सब असली दिखते हैं, मगर वो आर्टिफिशियल के पत्थर आया तो वो हनुमान जी पाया। तो हनुमान जी को तो मैं ऐसे पकड़े हुए था, मगर भारी मूर्ति थी, मैं गिर ना जाए। तो अब हनुमान जी की मूर्ति गिर जाती तो खंडित हो जाती। वो पत्थर हनुमान जी की पूंछ को लगा, पूंछ को लग कर वो मेरे से टकराया, वो मेरी छाती में लगा, नहीं तो डायरेक्ट लग जाता और पांसली टूट जाती, इतना तेज था पत्थर। वो पत्थर भी वहीं था। 16 अप्रैल का ये वीडियो देखिए, बेतहाशा हंगामा, एक दूसरे से भिड़ते लोग, मौके पर पुलिस की मौजूदगी, फिर भी गुस्साए भीड़ कहां मानने वाली थी। बोतलें फेंकने की आवाजें आ रही हैं, कहीं आगजनी, अचानक हिंसा के बीच अजान की आवाज। पत्थरबाजों के हाथों में तलवार, शोभा यात्रा में शामिल लोगों को मारने पर आबादा लोग। शोभा यात्रा के दिन हिंसा का वीडियो अब तक का सबसे नया वीडियो है और इस बात का सबूत है कि किस कदर लोग शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हावी हो गए थे। ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में पत्थरबाज किस कदर हिंसा पर आमादा थे। ये वीडियो 16 अप्रैल की रात का है, जब भारी हिंसा के बाद पुलिस मौके पर तैनात हो गई, लेकिन तब भी पत्थरबाज मानने को तैयार नहीं थे। फिर पत्थरबाजों को शांत करने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग की। शांति बनाए रखने के लिए ये पुलिस की पहली फायरिंग थी, लेकिन तब भी हालात नहीं बदले। फिर पुलिस की दूसरी फायरिंग। चारों तरफ पुलिस का जमावड़ा, लेकिन न तो पुलिस का खौफ और न ही कानून का। जहांगीरपुरी हिंसा का सबसे नया वीडियो, शोभा यात्रा में भीड़ पर हमला करते दिख रहे युवा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की ये सबसे ताजा तस्वीर है।
इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि हिंसा वाले दिन शोभा यात्रा में शामिल आखिरी पंक्ति के कुछ लोगों पर हमला हो रहा है। ये वो वीडियो है जो मस्जिद के पास शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पीछे से हमले का दावा है कि ये उस वक्त का वीडियो है जब शोभा यात्रा गुजर रही थी और उस दौरान अंसार ने अपने कुछ साथियों के साथ हमला किया। आप देख सकते हैं हिंसा में शामिल उपद्रवियों के हाथ में लाठी डंडे। इस वीडियो के आखिर में एक युवक गाड़ी के नीचे से कुछ निकालता नजर आ रहा है। इस बीच कैमरे से ये लड़का ओझल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल इस लड़के के हाथ में तलवार नजर आती है। वहीं एक महिला भी पीछे से भीड़ की ओर दौड़ती नजर आ रही है। दावा यह है कि लाठी डंडे, तलवार समेत हिंसा के लिए बाकी सामान पहले से तैयार था और हमले को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में रोज नए वीडियो सामने आ रहे हैं। एक बार फिर एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये 15 अप्रैल की रात करीब 2 बजे का वीडियो है, यानी हिंसा के एक दिन पहले का। इस वीडियो में कई लोग एक साथ खड़े हैं, कई लोग अलग अलग गुट में बटे हुए हैं और प्लानिंग में जुटे हैं। हाथ में लाठी और डंडे भी दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग छत की तरफ देखते हैं। शायद छत के ऊपर कोई है जिससे ये बात कर रहे हैं और उन्हें तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद ये साफ साबित होता है कि हिंसा के लिए एक दिन पहले ही पूरी तैयारी की गई थी और उसके ठीक दूसरे दिन पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो हिंसा वाले दिन यानी 16 अप्रैल का है। वीडियो हिल जरूर रहा है, लेकिन सच को सामने लाने के लिए काफी है। ये वीडियो जहांगीरपुरी इलाके के उसी मस्जिद का है जहां हिंसा हुई थी। मस्जिद के छत के ऊपर कई लोग घूमते दिख रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पत्थरबाजी के लिए सभी लोग तैयारी करने में जुटे हैं, तो कई लोग पत्थर जमा कर रहे हैं। हिंसा के बाद ये बयान सामने आया था कि मस्जिद से कोई पत्थरबाजी नहीं की गई, लेकिन ये वीडियो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए काफी है। एफएसएल की टीम को भी जांच के वक्त मस्जिद से पत्थर के टुकड़े मिल चुके हैं। हिंसा वाले दिन यानी 16 अप्रैल की तस्वीर को आपने देखा, जब मस्जिद की छत पर 6 से ज्यादा पत्थरबाज खड़े हैं और पत्थरबाजी करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब टाइम्स नाउ भारत के ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो को समझिए। ये वही छत है जिस पर जो उस वीडियो में लोग छत पर खड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि वो छत पर लगातार मॉनिटरिंग चल रही थी, बहुत से लोग नजर आ रहे हैं और पत्थर तक फेंकने की जो बात है उस वीडियो में साफ तौर पे आवाज आ रही है कि वो पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो वो वीडियो अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रहा है। और वो लोकेशन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं जहांगीरपुर सी की मस्जिद की, तो वो इस तरह से है। वो सड़क यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार यहाँ पर 20 टीमें हैं जो अलग अलग जगह धरपकड़ भी कर रही हैं। 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें एक महिला है। आप सोचिए नाबालिग हैं। 8 लोगों को अलग से हिरासत में लिया गया है। जाहिर है तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और इस वीडियो से साफ है कि हिंसा वाले दिन पत्थरबाजी की पहले से पूरी तैयारी थी, फिर वारदात को अंजाम दे दिया गया। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड बंदूकबाज अंसार, गोल्ड का शौकीन अंसार, जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार, जिसकी अब कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। सोने के शौकीन अंसार की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो कबाड़ का काम करता है। हाथों में नोटों की गड्डियां, महंगी गाड़ी और बाइक का शौकीन अंसार, हाथों में बंदूक, वही अंसार है जिसने हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़काई थी। इन फोटो के सामने आने के बाद पुलिस अब इसकी और इनके साथियों की कॉल डिटेल खंगाल रही है। तो क्या दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार को मस्जिद के इमाम ने फोन करके बुलाया था? जहांगीरपुरी और एसडीपीआई का कनेक्शन क्या है? आगे बहुत कुछ बाकी। दिल्ली हिंसा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड के नए नए अंदाज को तो देख लिया आपने। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार को मस्जिद के इमाम ने फोन कर बुलाया था, जिसके बाद अंसार ने बहस की थी और फिर हिंसा शुरू हो गई थी। हालांकि मस्जिद के इमाम ने फोन की बात से साफ इनकार कर दिया है। पत्थरबाजी मस्जिद से बिल्कुल शुरू नहीं हुई। हमारा रोजा इफ्तार का टाइम था, हम अपने इफ्तारी के इंतजाम में लगे हुए थे।
उन्हीं यात्रा में से किसी ने एक दो पत्थर पहले फेंके, उसके बाद मोहल्ले के ही कुछ बच्चों ने एक आध पत्थर उन्होंने भी फेंक दिए। ये जो बात हुई कुशल सिनेमा चौक पे जाकर के पत्थरबाजी या आगजनी वगैरह हुई है, मस्जिद के पास कुछ नहीं हुई। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार और उसके साथियों की कॉल डिटेल खंगालेगी ताकि पता चल सके कि हिंसा की जगह पर अंसार को किसने बुलाया था। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और नारेबाजी को गौर से सुनिए। इन तस्वीरों से दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का गहरा कनेक्शन है। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है और हिंसा वाले दिन एसडीपीआई का प्रदर्शन चल रहा था। उनके नाम पे दंगा बंद करो, बंद करो, बंद करो, उनके नाम पे शुरू करना बंद करो, बंद करो। जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए। जहांगीरपुरी में मस्जिद तोड़ने की अफवाह भी उड़ाई गई, जिसके बाद वहां हिंसा भड़की। फिलहाल पुलिस एसडीपीआई के प्रदर्शन की टाइमिंग की जांच में जुटी है। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन में शामिल लोग जंतर मंतर से क्या जहांगीरपुरी भी गए थे। दिल्ली हिंसा वाले दिन जंतर मंतर पर आपने एसडीपीआई के प्रदर्शन को देखा, नारेबाजी आपने सुनी। अब सुनिए एसडीपीआई की सभा में और क्या क्या हुआ। भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए, हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा। और भारत सरकार कानों पे चू नहीं रेंग रही। तो सुना आपने, जंतर मंतर पर एसडीपीआई की सभा में भाषणबाजी में संघ और दूसरे संगठन को बैन करने की बात कही गई और बात नहीं मानने पर यह भी कहा गया कि उनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं। दिल्ली हिंसा पर एक तरफ पुलिस की जांच लगातार जारी है तो दूसरी तरफ सियासी माहौल गर्म है। सियासतदान लगातार शोभा यात्रा पर सवाल खड़े करने वालों पर हमला बोल रहे हैं। सारे लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाते, राहुल गांधी से लेकर के लालू यादव भी उठ करके बीमार भी थे तो फिर भी चले जाते और मांग करते। क्या मांग करोगे? भारत से अब हिंदू कहां जाएगा? भारत में अगर अपना जुलूस नहीं निकालेगा तो क्या पाकिस्तान में निकालेगा? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शोभा यात्रा पर सवाल उठाने वालों को सीधा जवाब दिया तो उधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। सर, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी में ये हो रहा है। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, इसमें आरोपियों की जो गिरफ्तारी हो रही है, कहा जा रहा है कि जो फुटेज सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के भी एक नेता ने कहा कि जो फुटेज दिखाए जा रहे हैं वो 1 घंटे पहले का भी फुटेज दिखाया जाए कि आखिर वहाँ की स्थिति ऐसी क्यों थी। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते रहे हैं। मैंने जो कह दिया उससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। कानून व्यवस्था पे सवाल उठेंगे और जो जांच होगी उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उस सवाल नहीं उठेंगे। हमें कहीं ना कहीं किसी पर विश्वास करना होगा और जब मैं ये कहता हूं कि विश्वास करना होगा तो सरकार को देशवासियों पे विश्वास करना होगा और ये पूछ कर नहीं विश्वास करना होगा कि तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा नाम क्या। फिलहाल हालात तनावपूर्ण है। हिंसा वाले जगह पर पुलिस की सख्ती है और निगाहें अफवाह फैलाने वालों पर है। अपने वक्त पर मौत आएगी और सिर्फ एक मर्तबा आएगी, कोई मौत को रोक नहीं सकता। लेकिन मौत के डर से हमेशा हम घर के अंदर अब बैठे ताकते रहे, ये भी तरीका नहीं है। हक के
खुद हिफाजती शरीयत ने और कानून ने हमको दिया है। खुदा न खास्ता हालात ऐसे आ जाएं कि हमारी जान माल के ऊपर हमला हो जाए तो हम बुज़दिल बनकर घर में न बैठे रहे। हम अमन अमान के मुहाफिज हैं, अपनी तरफ से कोई अमन के खिलाफ इक़दाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो उनके ज़रिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहूँगा मौत आए तो इज्जत के साथ आए, मौत आएगी अपने वक्त के ऊपर आएगी, लेकिन दिलों में बुज़दिली बैठा कर, कमज़ोरी बैठा कर और अपने को दूसरों के सपुर्द कर देना, हवाले कर देना, ये ईमान वाले की शान नहीं है। और न्यूज नॉन स्टॉप में अब देखिए बिना ब्रेक के 100 खबरें लगातार। गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज, आज 5 दंगाइयों के खिलाफ एनएसए लगाने की खबर। टाइम्स नाउ भारत पर हिंसा का नया वीडियो, शोभा यात्रा में अचानक फेंकी जा रही थी बोतलें। जहांगीरपुरी हिंसा का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया, एक घर की बालकनी से बच्चे चिल्ला रहे हैं, मामा रोजे में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। दिल्ली हिंसा का सबसे नया वीडियो आया सामने, पत्थरबाजी की तस्वीर आई सामने, एक शख्स बोल रहा है, चाचा गलत हो रहा है, इसे रोको। जहांगीरपुरी हिंसा में भागते दिखे लोग, शोभा यात्रा पर पत्थर बरसने पर जान बचाकर लोग भाग रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद कानून व्यवस्था को संभालते देखी पुलिस, हवाई फायरिंग कर हालात पर काबू पाया। जहांगीरपुरी हिंसा का एक और वीडियो सामने आया, शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही थी शोभा यात्रा, बहस के बाद पीछे से शुरू हुई पत्थरबाजी। टाइम्स नाउ भारत पर 15 अप्रैल का वीडियो, हिंसा से एक दिन पहले लाठी डंडे के साथ नजर आ रहे हैं लोग। जहांगीरपुरी हिंसा में मिले सीसीटीवी वीडियो के जरिए जांच में जुटी पुलिस, लोगों की पहचान कर साजिश के एंगल से भी होगी जांच। जहांगीरपुरी हिंसा का आरोपी दिलशाद, पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बयान, कहा इलाके में माहौल शांतिपूर्ण, जांच जारी है। जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई की भूमिका पर दिल्ली पुलिस ने कहा हर एंगल से जांच जारी। जहांगीरपुरी हिंसा का एक और आरोपी गुल्ली गिरफ्तार, सोनू चिकना को हथियार सप्लाई करने के आरोप है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी सोनू चिकना को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, सोनू पर भीड़ पर गोली चलाने का आरोप। सोनू से पुलिस की पूछताछ में खुलासा, सोनू ने कई राउंड गोलियां चलाई। जहांगीरपुरी हिंसा पर सोनू के परिवार का कबूलनामा, सोनू ने मस्जिद के लिए गोली चलाई। बंगाल के हल्दिया में अंसार के घर पहुंचा टाइम्स नाउ भारत, 2 मंजिला मकान में रहता है अंसार। टाइम्स नाउ भारत पर अंसार का क्राइम रिकॉर्ड का डॉजियर 2000 और 2018 में गिरफ्तार हो चुका है। जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार की फोटो सामने आई, लग्जरी चीजों का शौक रखता है अंसार। टाइम्स नाउ भारत को मिली अंसार की रिमांड कॉपी, शोभा यात्रा के दौरान 4-5 साथियों के साथ अंसार ने शुरू की बहस के बाद पथराव और भगदड़। दिल्ली हिंसा के वक्त शोभा यात्रा में मौजूद योगी ओमनाथ का बयान, अचानक से हुई पत्थरबाजी, भीड़ के हाथ में डंडे और तलवार। टाइम्स नाउ भारत पर इमाम सलाहुद्दीन का बयान, कहा अंसार को फोन कर नहीं बुलाया। दिल्ली हिंसा के नए वीडियो में मस्जिद पर खड़े दिख रहे हैं लोग, छत से पत्थरबाजी की भी आशंका, इमाम पर अंसार को बुलाने का। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मस्जिद के इमाम से आज क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। दिल्ली हिंसा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा, जहांगीरपुरी में मस्जिद तोड़ने की अफवाह उड़ाई गई थी। दिल्ली पुलिस अंसार की कॉल डिटेल निकालेगी, हिंसा वाले दिन अंसार को किसने बुलाया, इसकी जांच की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने अंसार को बताया बीजेपी नेता, बीजेपी के साथ की तस्वीर शेयर, बीजेपी उम्मीदवार संगीता बजाज की मदद करने का आरोप है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, बीजेपी दंगे कराकर राजनीतिक लाभ लेने में लगी रहती है। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, कहा पुलिस के रोल पहले से निर्धारित, उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। जहांगीरपुर हिंसा पर आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट, कहा दिल्ली दंगे बीजेपी ने करवाए, हिंसा करने वालों को बीजेपी सम्मानित करती है। संगीता बजाज का आम आदमी पार्टी को जवाब, अंसार को जानने से किया इनकार, कहा आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार का, संजय सिंह ने संध्या बजाज को आप ज्वाइन कराई। हिंसा की गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी गई, सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली पुलिस के एहतियाती कदम की भी जानकारी दी गई। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मिले बीजेपी सांसद, हर एंगल से जांच की मांग। शोभा यात्रा पर सवाल उठाने वालों को गिरिराज सिंह का जवाब, हिंदुस्तान नहीं तो क्या
पाकिस्तान में निकलेगी यात्रा। जहांगीरपुरी हिंसा पर कांग्रेस प्रवक्ता ने जारी किया वीडियो, लिखा, ये मेरी आस्था और मैं अपनी आस्था बाहर नहीं लेकर जाता। जहांगीरपुरी हिंसा पर बीएचपी नेता का बयान, सुनियोजित तरीके से किया गया हमला, तलवार ले जाना हमारा कल्चर। हिंसा के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। जहांगीरपुरी के अलावा जामा मस्जिद और हौज खास में ड्रोन से निगरानी चल रही। रुबीना खान की धमकी पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा, एसपी मतलब सांप्रदायिक पार्टी, अखिलेश यादव क्यों चुप है। मुंबई में 72% मस्जिदों ने लाउडस्पीकर की आवाज कम की। सूत्रों के हवाले से खबर, कुछ मस्जिदों ने लाउडस्पीकर का प्रयोग बंद कर दिया। मुंबई में बीजेपी की पोल खोल यात्रा पर पथराव। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी तक प्रदर्शन करेंगे। एमएलए ने ठाणे में सभी जगहों पर लगाए पोस्टर पर लिखा, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, चलो अयोध्या। नासिक पुलिस का बयान, सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए लेनी होगी अनुमति। एमएलए नेता बागीश सारस्वत का बयान, कहा, नासिक पुलिस को लेनी चाहिए कोर्ट की इजाजत। दिल्ली हिंसा पर बोले संजय राउत, चुनाव के पहले दंगों का माहौल बनाया जा रहा है। संजय राउत के बयान पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का पलटवार, राउत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। लाउडस्पीकर मुद्दे पर बोले दिलीप वाल से, कहा, इस पर कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं, इनपुट पर सरकार निर्णय लेगी। रामदास अठावले का बयान, कहा, भारत के मुसलमान पहले हिंदू थे, उन्हें भावनाएं समझनी चाहिए। राज ठाकरे ने बुलाई, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक, लाउडस्पीकर पर मुद्दे पर चर्चा होगी। भीम आर्मी ने महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखा पत्र, राज ठाकरे पर कार्रवाई की मांग की। चुनाव आयोग से पार्टी का मान्यता रद्द करने की मांग भी की। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का ऐलान, महाराष्ट्र के मंदिर में 3 मई को लाउडस्पीकर लगाकर करेंगे महाआरती। करौली हिंसा में राजस्थान पुलिस ने 3 स्पेशल टीम बनाई। मतलूब अहमद के रिश्तेदारों के यहां भी टीम की दबिश। देवबंद के मुफ्ती का भड़काऊ बयान, कहा, सिर्फ छत से नारा बुलंद न करें, अल्लाह की दी हुई ताकत से मुकाबला करें। देवबंद मौलाना के बयान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम, कहा, अगर मैं कुछ कहूंगा तो बात आगे बढ़ जाएगी। भरतपुर में दलित समुदाय के लोग पलायन को मजबूर, पुलिस फोर्स तैनात। 16 अप्रैल को 2 पक्षों में हुआ था विवाद। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ किया रोड शो। एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक स्वागत के लिए लोगों का लगा हुजूम। पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किया। कहा, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के कंट्रीब्यूशन का सम्मान है। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में बोले पीएम मोदी, कहा, कोरोना महामारी में महसूस हुआ जीवन में वेलनेस का महत्व। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने गुजराती में किया अभिवादन। कहा, मैंने भारत से पारंपरिक दवाओं के बारे में सीखा है। बनासकांठा में बोले पीएम मोदी, बनास डेयरी किसानों को सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। पीएम मोदी ने कहा, गुजरात की सफलता पर हर गुजराती को गर्व होना चाहिए। 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश दौरे पर अमित शाह, 23 को बिहार और 24 को पुडुचेरी दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री। पीएम मोदी के दौरे से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। कहा, जम्मू कश्मीर में 38,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को यूपी सरकार का तोहफा। सीएम योगी ने 63 परिवारों को दी आवासीय और कृषि जमीन के कागज। आगरा को सीएम योगी की सौगात, अगले 2 साल में आगरा को मेट्रो सेवा देने का लक्ष्य। क्रिकेटर सुरेश रैना ने की सीएम योगी से मुलाकात। फोटो ट्वीट कर लिखा, विकास योजनाओं के बारे में सुनकर अच्छा लगा। कल 12 बजे कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की बैठक है। आगामी चुनावों को लेकर चर्चा होगी। 14 से 16 मई के बीच राजस्थान में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। कांग्रेस के करीब 700 नेता शिविर में हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान, 4 धाम यात्रा के लिए सभी गैर हिंदुओं का होगा वेरिफिकेशन। 4 धाम यात्रा पर सीएम धामी के बयान पर बोले हरीश रावत, कहा, धर्म के आधार पर ना की जाए जांच, सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान। भोपाल में तीर्थ दर्शन यात्रा का उद्घाटन समारोह, सीएम शिवराज ने गाना गाया। सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर फिसले सीएम शिवराज चौहान। उत्तराखंड में शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। जेल में जुम्बा डांस करती दिखी बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे, डांस का वीडियो वायरल। राजस्थान के सज्जनगढ़ में सेंचुरी में बेकाबू हुई आग, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचा एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बैंक्वेट हॉल के कबाड़ में लगी आग, पूरे इलाके में फैला धुआं। राजस्थान के झुंझुनू में पिकअप वैन पलटी, 11 की मौत, 10 जख्मी। गुरुग्राम में स्कूल वैन ने 4 साल के मासूम को कुचला, ड्राइवर की गलती के कारण हुआ हादसा। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज में कार सवारों ने की अंधाधुंध फायरिंग, आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। बिहार के कटिहार में शराबी दामाद ने ससुर को मारा चाकू, स्थानीय लोगों ने की दामाद की।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 632 नए मामले, एक दिन में कोविड पॉजिटिविटी रेट 4.42%। आईएमएफ प्रमुख ने भारत की आर्थिक नीतियों को सराहा, भू राजनीतिक हालात के असर पर चर्चा की। इकोनॉमी में सुधार से नौकरियां बढ़ी, मार्च महीने में हायरिंग 6% बढ़ी, सबसे ज्यादा जॉब मुंबई और कोयंबटूर में मिली। ब्रह्मोस मिसाइल की लाइव फायरिंग, एयरफोर्स के फाइटर Su-30 MKI ने लक्ष्य पर साधा सीधा निशाना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले सेना प्रमुख जनरल बाजवा, देश की सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत। नवाज शरीफ से मिलने लंदन जाएंगे बिलावल भुट्टो, पंजाब और सीनेट के नए अध्यक्ष पर करेंगे बात, राज्यपाल की नियुक्ति पर होगी चर्चा। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के कैबिनेट के 34 मंत्रियों ने ली मंत्री परिषद की शपथ। पाकिस्तान में हो रही ईंधन की कमी, घरों और फैक्ट्रियों की काटी जा रही है। रूस ने लवीव के टायर सर्विस पॉइंट पर दागी, मिसाइल हमले में सर्विस पॉइंट में लगी भीषण आग। रूसी हमले से तबाह मारे पोल में आम जीवन पटरी पर लौट रहा है, मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं। सवेरे में लगातार बढ़ती जा रही जंगल की आग, 43,000 हेक्टेयर एरिया जलकर खाक हुआ। श्रीलंका में जारी विरोध प्रदर्शन पर बोले पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कहा अगर सरकार पूरी तरह से विफल तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। शादी के बाद दिखी आलिया भट्ट की पहली झलक, काम पर वापस लौटी एक्ट्रेस पिंक सूट में दिखी बेहद खूबसूरत। जयेश भाई जोरदार का ट्रेलर रिलीज। थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद द कश्मीर फाइल्स अब OTT पर होगी रिलीज, एक्टर विवेक अग्निहोत्री ने जानकारी दी। 26 साल बाद कमबैक कर रही है मंदाकिनी, वीडियो प्रोजेक्ट के जरिए करेंगे कमबैक। बड़े पर्दे पर फिर लौटेगी अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी, 2023 में रिलीज होगी फिल्म भोला। राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म डंकी में नजर आएंगे शाहरुख खान, अगले साल क्रिसमस के पास रिलीज होगी। पर्दे पर तरला दलाल बनकर आ रही हैं हुमा कुरैशी, तरला दलाल ने खूब चलाया था किचन में अपना जादू। रवीना टंडन ने लिखा कि KGF चैप्टर 2 के दर्शकों का पागलपन, स्क्रीन पर फेंके जा रहे हैं पैसे। न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा के रेस्टोरेंट सोना पहुंचे विशाल भारद्वाज, फोटो शेयर करके खाने की जमकर डाली। और LAC पर चीन भारत के खिलाफ कौन सी नई साजिश रच रहा है जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। LAC पर भारत के लिए रेड अलर्ट। LAC पर चीन की नापाक साजिश। जासूसी के लिए चीन की नई चाल। मोबाइल टावर या खतरे की घंटी। चीन दुनिया के सामने ये जताने और बताने की कोशिश हर वक्त करता है कि वो हिंसा के पक्ष में नहीं है, शांति का पैरोकार है, लेकिन चोरी छिपे वो LAC पर भारत के लिए हर रोज साजिश की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। LAC से नया अपडेट यह है कि चीन ने LAC के करीब हॉट स्प्रिंग में 3 नए मोबाइल टावर खड़े कर दिए हैं। भारत के लिहाज से ये खबर कतई ठीक नहीं। तस्वीर में दिख रहे ये वही मोबाइल टावर हैं जो चीन ने LAC के बेहद करीब यानी हॉट स्प्रिंग में बनाए। अब ये समझिए कि इन टावर्स की वजह से भारत को किस तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं। टावर्स का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्र में निगरानी के लिए हो सकता है। ड्रोन से निगरानी के लिए इन टावर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी सैनिकों के बीच कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाएगा। हॉट स्प्रिंग इलाके में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत भारत के लिए परेशानी का सबब है। लद्दाख में चुशुल क्षेत्र के पार्षद कोंचोक स्तांजिन ने कहा कि LAC पर चीन की यह हरकत भारत के लिए खतरे की घंटी है। मैं पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाते आ रहा हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाइना अपने टेरिटरी में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्होंने उसमें तेज़ी दिखाया। पेंगोंग पर भी उन्होंने एक ब्रिज जो है उन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली कंप्लीट करके। वो कम से कम 500 मीटर का एक जो स्पेन था वो उन्होंने कंप्लीट किया, तो उससे क्लियर पता चल रहा है कि चाइना का क्या इंटेंशन है। इसी तरह रिसेंटली हॉट स्प्रिंग साइड में उन्होंने 3 टावर दिखाया,
तो वो कई चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। या तो एक हमारे टेरिटरी को ऑब्जर्व करने के लिए किया जा सकता है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, कम्युनिकेशन का हो सकता है। कुछ वक्त पहले भी चीन ने पैंगोंग झील पर पुल बनाया था और अब हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। 16 जनवरी को सैटेलाइट इमेज से पता चला था कि चीन पैंगोंग त्सो झील के दूसरी तरफ नया ब्रिज बना रहा है। इस पुल की लंबाई 400 मीटर से ज्यादा है। ये पुल 8 मीटर चौड़ा है और पैंगोंग के उत्तरी तट पर चीनी सेना के ठिकाने के बेहद पास है। भारत ने चीन की सरहद पर एतराज जताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक चीन उस क्षेत्र में पुल बना रहा है जिस पर पिछले करीब 60 साल से चीन का अवैध कब्जा है। भारत ने इस चीन के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया। 2020 में इसी इलाके में भारतीय और चीनी सेना के बीच टकराव हुआ था। तब चीनी इलाके में ड्रैगन के अस्पताल और आर्मी शेल्टर्स देखे गए थे। इस पुल के बनने के बाद ड्रैगन को इस इलाके में सामरिक फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के रिवाइवल प्लान पर काम कर रहे हैं। क्या है प्रशांत किशोर का ब्लूप्रिंट? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं। 10 जनपद, सोनिया गांधी का घर। बीते 4 दिनों में यहाँ काफी हलचल है। मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन का दौर चल रहा है। गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है। काफी गहमा गहमी है क्योंकि यहाँ 4 दिन से 3 बार पीके का आगमन हुआ है। राजनीतिक रूप से बंजर हो चुकी जमीन पर कांग्रेस के लिए फिर से फसल उगाने के लिए कांग्रेस प्रशांत किशोर की शरण में पहुंची है। पीके कांग्रेस के लिए 2024 का रिवाइवल प्लान तैयार कर रहे हैं और इसी को लेकर लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते में प्रशांत किशोर 3 बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने कई घंटों का प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। मंगलवार को भी 4 घंटे से ज्यादा समय तक मीटिंग चली, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तारिक अनवर, कमलनाथ, सलमान खुर्शीद समेत आधा दर्जन नेता शामिल रहे। हालांकि विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी मीटिंग से नदारद रहे। चुनाव में लगातार हार का स्वाद चखने के बाद कांग्रेस प्रशांत किशोर से बहुत उम्मीदें सजा रही है। यही वजह है कि पहली बार कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर सार्वजनिक रूप से कांग्रेस को चुनाव जिताने और पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रेजेंटेशन दे रहा है। यही नहीं, यहाँ ये भी दिलचस्प है कि कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध को दरकिनार कर सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस के रिवाइवल प्लान का प्रेजेंटेशन वरिष्ठ नेताओं को देने के लिए कहा है। ऐसे में अब ये तय है कि कम से कम 2024 तक कांग्रेस अब प्रशांत किशोर के प्लान के मुताबिक काम करेगी। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए पहली बार काम करेंगे, लेकिन पिछली बार से इस बार प्रशांत किशोर की भूमिका में बड़ा बदलाव रहेगा। बदलाव इस तरह से कि इस बार प्रशांत किशोर कांग्रेस के अंदर रहकर काम करेंगे। उनकी भूमिका क्या होगी वो अभी तय होना बाकी है, लेकिन सोनिया गांधी के आवास पर लगातार तीसरे दिन मैराथन बैठक से ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस लीडरशिप चाहती है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे। 2024 पर उनकी नजर है, लेकिन उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रशांत किशोर ने अलग अलग कई तरह के नए नए प्रयोग जो है वो कांग्रेस पार्टी के सामने रखे हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अब दबी जुबान में प्रशांत किशोर के रिवाइवल प्लान की तारीफ भी कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर अब कांग्रेस के पीके प्लान की इनसाइड स्टोरी देखिए। कांग्रेस पार्टी अभी से ही 2024 का अपना लक्ष्य तय करे। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को 370 से 400 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व को सलाह दी है कि पार्टी लगभग 150 सीटों पर समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करे। प्रशांत किशोर ने हर राज्य के लिए कांग्रेस रिवाइवल प्लान का अलग प्रेजेंटेशन दिया है। प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी को सलाह दी है कि पार्टी यूपी, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ चुनाव में आए। अप्रत्याशित रूप से प्रशांत किशोर ने बंगाल में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी। इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संगठनात्मक बदलाव जमीनी स्तर पर उनके द्वारा दिए जा रहे फीडबैक के आधार पर करने की सलाह दी गई है। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर पहली बार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 2017 में कॉफी विद कैप्टन भी प्रशांत किशोर ने शुरू करवाया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश यादव की पहली जो गठबंधन की तस्वीर थी और वो जो पूरा प्लान था वो भी प्रशांत किशोर का था। लेकिन प्रशांत किशोर कांग्रेस को हर बार जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। यही कारण है कि इस बार सोनिया गांधी के आवास पर मैराथन बैठक लगातार चल रही है।
2024 का प्लान तो डिस्कस हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ वो राज्य भी फोकस किए जा रहे हैं जिन राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है। गुजरात और हिमाचल के लिए भी अलग से प्रेजेंटेशन आज प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा। अब देखना होगा कि हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस जो लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार रही है, 2024 में प्रशांत किशोर के दम पर क्या सत्ता तक पहुंच पाएगी। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाने वाले। पीएम उस जम्मू कश्मीर की धरती पर कदम रखेंगे जहां की तस्वीर बदल रही है, जहां अब आतंकवाद नहीं सिर्फ विकास के बयान है, जहां लोगों को देश के प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। लोगों का विश्वास है, भरोसा है, कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। लोगों को लोगों से जोड़ने, विकास का नया अलख जगाने प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। नए कश्मीर का आगाज करने, लोगों को विकास के रास्ते पर चलने का भरोसा जताने प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में प्रधानमंत्री पंचायत सम्मेलन को जम्मू के छोटे से गांव से संबोधित करेंगे। मैं इस समय पल्ली गांव में हूं जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप देखें पूरी तरह से डेवलपमेंट हो रही है इस जिले में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पंचायत घर है और इस पंचायत घर को पूरी तरह से नया बनाया जा रहा है। यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी होगी ताकि यहाँ के पंच और सरपंच अपनी स्कीम्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सके और लोगों को भी बता सके कि कौन सी स्कीम्स उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत ही मुनाफे वाली रह सकती हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे टाइल्स बिछाई जा रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यहीं से 700 के करीब पंचायतों को संबोधित करने वाले हैं। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। लोगों का भरोसा इन विकास की बदलती तस्वीरों से बना है। हालात बदल रहे हैं। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद एक दो जगह नहीं, हर तरफ विकास की नई दिशा दिख रही है। बदलते भारत में जम्मू कश्मीर भले वही है, विकास की तस्वीरें नई है। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, गांव-गांव 24 घंटे बिजली, घर में पीने का साफ पानी। लोग क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक अलग सा चेंज नजर आ रही है हमें इन गांव में। और इस समय मैं पल्ली गांव में लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। हम तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्या लोगों को भी वो बदलाव दिख रहा है? उनसे बातचीत करते हैं और जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और बदलाव क्या नजर आ रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये तो एक सपना दिखाई दे रहा है कि जैसे सपना। क्या चीज बदली है? बहुत चीज बदली है। हाँ, सब कुछ बदल गया। जहाँ सब कुछ बदल गया, जैसे तो लग रहा है कि जैसे स्वर्ग यहाँ पे आ गया है। तो इतना बदलाव आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आपने क्या बदलाव देखा? यहाँ काफ़ी चेंजेस आई हैं। यहाँ पे पहले पंचायत घर हुआ करता था, पहले भी हुआ करता था, लेकिन अभी पूरा ही फेस लिफ्ट हुआ है। ठीक है, और रोड भी बना है, हर तरफ इन्होंने अपना ग्रीनरी हो रही है, प्लांटेशन हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया इन्होंने। रोड बन रहे हैं, ये इतना ज़्यादा कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि इतनी फास्ट यहाँ पे डेवलप होगा। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है आपका गाँव। स्वास्थ्य कल्याण हो या फिर अच्छी शिक्षा, स्वच्छ पानी हो या फिर सस्ती ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास हर ओर नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भरोसा कश्मीर को दिया था उसे घर घर तक पहुंचाने में जुटे हैं कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा। बुनियादी ढांचे को सबसे पहले दुरुस्त करना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। जाहिर है घाटी की बदलती तस्वीर से हर कोई चकित है।
मुस्कान सब कुछ बताती है कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से यहाँ लोग खुश है। कुछ और भी लोग यहाँ खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, कितना बदलाव नजर आ रहा है? बहुत अच्छा है। कितनी बेसब्री से इंतजार है? बहुत सबरी करने भी इंतजार है, लेकिन बड़ा अच्छा काम है। दो आंखों वाले तो बदलते कश्मीर का फिर भी दीदार कर लेते हैं, लेकिन जिनकी आंखें न हो भला वो क्या करें। लेकिन यहाँ वो लोग जो अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकते, वो भी बदलाव की इस बयार को महसूस जरूर कर रहे हैं। पीएम जी आ रहे हैं तो हमें तो बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ जी। क्या क्या बदलाव आपको दिखा है? आप मेरे से पूछो जी। मुझे नजर नहीं आता है, मुझे नजर नहीं आता है। हाँ। आंखों से अंधा हूँ, 20-25 साल हो गया है, मगर अभी मोदी के आने के ऊपर काफी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। आपको कैसे लग रहा है कि डेवलपमेंट हुई? ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं, मुझे बताते हैं ये हो रहा है, पंचायत घर बन रहा है, इधर वो क्रिकेट ग्राउंड बन रहे हैं, दूसरा तीसरा बहुत काम हो रहा है। सोलर प्लांट लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गांव के आले दुआले वो सफाई हो रही है। मेरे ख्याल से इनको सुनने के बाद कोई भी किसी के मन में कोई भी किसी किस्म का संदेह नहीं रहेगा। कहते हैं मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि ये जब लोगों से बात करते हैं, इनको लोगों से बात करके पता चलता है कि किस तरीके से इनका गांव बदला है। कहते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम देखने को मिल रहे हैं, सोलर लाइट देखने को मिल रही है, सड़कें बहुत बेहतर हो गई हैं। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां कभी आतंक और उनके विदेशी साजिशकर्ता के चंगुल में छटपटा रहा था। आतंकियों की दहशतगर्दी, कभी धमाकों की गूंज देख देख कर जाने कितनी आंखें बूढ़ी हो गई। लेकिन आज बदलाव की बयार बही तो उन्हीं लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है। जो हम सुनते थे अब वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और भी कुछ देंगे वो। मतलब जो आप पढ़ा करते थे, सुना करते थे, आप देखा जहां वो साबित हो रहा है कि वो कुछ छोटे तबके के लिए, जिम्मेदारों के लिए, मजदूरों के लिए पूरी। कभी आपको लगता था ऐसा बदलाव कभी आएगा? नहीं, कभी ऐसा वो नहीं। आप 74 ईयर में हमने बहुत कितना साल देखे हैं, 74 साल 74 साल हो चुके हैं। 74 सालों में सरकारें आई, सरकारें बदली, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली। लेकिन गांव की तस्वीर जब बदलते हुए ये देख रहे हैं तो आप खुद देख रहे हैं, इनके अंदर एक विश्वास है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिस्ट में जम्मू कश्मीर वहां पहुंच चुका है जहां दिल्ली के बाद सबसे बेहतर सुधार है। आज जम्मू कश्मीर 9.55 के स्कोर के साथ दूसरे पायदान पर है। लोगों के चेहरे पर सुकून है, मुस्कान है और प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत करने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अब ये अकेले नहीं बल्कि सरकार भी इनके साथ है। गांव की बदलती तस्वीर, इस गांव की डेवलपमेंट, और मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के गांव की बदलती तस्वीर पूरे उन लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करेगी, बाकी हिस्सों में भी। क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बदलाव आया, तो मैं दिखाना चाहता हूं कि ये बदलाव आया है। पंचायत घरों में एक तरफ आपके पंच सरपंच आपके गांव का बारे में डिसाइड करेंगे और दूसरा इंटरनेट फैसिलिटी, कनेक्टेड रहेंगे सेंटर के साथ। यानी कि ये अकेले नहीं होंगे बल्कि इनके साथ पूरी सरकार होगी, ताकि इनको और ज्यादा सक्षम बनाए, ताकि और बदलाव ला पाए। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत के लिए। और न्यूज नॉनस्टॉप में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे खूब सारे अपडेट और बहुत सारी वीडियो ब्रेकिंग के साथ, लेकिन कभी जाइएगा नहीं क्योंकि अभी हेडलाइंस यानी सुर्खियां आपको बताना बाकी है।